बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस और हम इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों टाइप्स के बच्चे के लिए होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग इस 25 क्वेश्चन को जरूर तैयार कीजिएगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि रिपीट होते हैं। आप चाहिए तो पिछले साल का वीडियो देख लीजिए और पेपर को मैच कर लीजिएगा, आपको देखने को मिलेगा वही सेम टू सेम चीजें, ठीक है। तो चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत। और बाकी देखिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कर लीजिए क्योंकि आगे चल के हिस्ट्री की वीडियो और भी जो सब्जेक्ट की वीडियो है वो भी देखने को मिलेगी, ठीक है। पहले खुद परखिए कि हाँ जो वीडियो में कंटेंट पढ़ाए जा रहे हैं वो आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है, एंड देन फिर आप लोग फाइनलाइज कीजिएगा कि ये जो चैनल है ये बेस्ट चैनल है कि नहीं। क्योंकि भाई देखो, हम जो बोलते हैं वो करके देते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि संविधान के कार्य लिखिए, यानी कि राइट द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंक्शन लिखना है इसमें, ठीक है। चलिए फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहला फंक्शन ये आता है। देखिए आपके बुक में 4 फंक्शन दे रखे हैं, तो आप चाहो तो उसको याद कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नहीं आप उसको याद कर पाते हो तो बच्चों के लिए मैंने ये 7 पॉइंट बना कर रखे हैं, आप इसको भी लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे संविधान का क्या काम है? पहला काम ये है कि शासन व्यवस्था निर्धारित करना। शासन व्यवस्था निर्धारित करने का मतलब क्या हुआ कि एक तरीके से एक ऐसा शासन व्यवस्था तैयार करना जिस तरीके से गवर्नमेंट शासन कर पाए। यानी कि संविधान एक ऐसी बुक है जिसमें ये बात लिखी गई है कि भाई सरकार किस तरीके से काम करेगी, ये बात लिखी गई है। इसी को लिखा है टू डिटरमाइन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। आगे बात करते हैं नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, जैसे कि मौलिक अधिकारों के और उनके कर्तव्यों के। ये भी बात लिखा गया है संविधान में, और संविधान का ये फंक्शन है, एक प्रकार का कार्य है टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन, यानी कि फंडामेंटल राइट, जैसा कि आपको पता है संविधान ने हमें दे रखा है। एंड द डिफाइन देयर ड्यूटीज, उसका ड्यूटीज को हमें डिफाइन करना होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला तीसरे की बात करते हैं। तो शक्तियों का एक तरीके से विभाजन करता है, किसके बीच में? केंद्र सरकार के बीच में, राज्य सरकारों के बीच में करता है। यानी कि डिवाइड द पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ये डिवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कानून बनाने की प्रक्रिया तय करता है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस तैयार करता है जिसके माध्यम से कानून को बनाया जा सके, ठीक है। यानी कि टू प्रिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, यानी कि लॉ को बनाने का एक प्रकार का प्रोसेस तैयार करता है। तो आपको पता है लॉ बनाने का एक प्रोसेस क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। पहले लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तो समझो कोई कानून बन गया। ऐसे ही होता है। तो ये सारी बातें कहाँ लिखी है? संविधान में लिखी गई है। आगे समानता तथा न्याय सुनिश्चित करता है, यानी कि समानता के बारे में, न्याय के बारे में लिखा गया है, यानी कि टू इंश्योर द इक्वालिटी एंड द जस्टिस। आगे राष्ट्रीय अखंडता के बारे में इसमें लिखा गया है। राष्ट्रीय अखंडता क्या है? राष्ट्रीय अखंडता का मतलब क्या होता है? एक तरीके से देश का विभाजन ना होना, यानी कि जब देश अपना आजाद हुआ तब से लेकर अभी तक अपना जो देश है वो सेम एज इट इज बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हम अखंडित नहीं है, ठीक है, यानी कि हमारा खंडन नहीं हुआ, ठीक है। तो यही है टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। ये छठा पॉइंट हो जाएगा। आगे सत्ता के दुरुपयोग होने से रोकना, यानी कि जैसे कि आपको पता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जितने भी मंत्री हैं उनके पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना होता है कि वो उसका मिसयूज करते रहे। तो इस चीज के बारे में भी संविधान में लिखा गया है कि भाई देखो इन चीजों को आप मिसयूज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर, यानी कि प्रिवेंट करता है, रोकता है उस चीज को मिसयूज करने से, ठीक है। चलिए भाई ये आप लोग ने पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन आप लोग ने कर लिया। अब बचे कितने हैं? 24 क्वेश्चन और बचे हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? भारतीय संविधान को उधार का दस्तावेज क्यों कहा गया है? किन देशों से क्या प्रावधान लिए गए? तो देखिए हमारे जब देश बनाया गया था तो बहुत सारे देशों से कंटेंट्स लिए गए थे। क्यों लिए गए थे? क्योंकि हमने ये सोचा कि भाई देखो देश में ऑलरेडी संविधान बने हुए हैं, उसमें बहुत सारी चीज अच्छाइयां भी हैं, तो हम एक काम करते हैं उनकी अच्छी चीजों को अपने देश के संविधान में अगर जगह देते हैं तो पहली बात तो ये कि एक तो इम्पोर्टेंस मिलेगी, और दूसरे नंबर पे ये कि अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, तो हमने इसलिए एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आगे चल के इसको उधार का दस्तावेज कहा गया क्योंकि हमने दूसरे देशों पे कंटेंट लिया, तो इसीलिए इसको बोरोड डॉक्यूमेंट्स भी कहा जाता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है,
कि भारतीय संविधान को एक उधार का दस्तावेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके निर्माण में विभिन्न देशों के संविधानों से कई सारे विशेषताएं लिए गए हैं, कई सारे प्रावधान लिए गए हैं। संविधान निर्माता ने दुनिया के कई प्रमुख संविधानों का अध्ययन किया, यानी कि स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद आवश्यकता के अनुसार उनमें से जो सबसे अच्छे कंटेंट्स लगे, प्रावधान लगे, प्रोविजंस लगे, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो यही लिखा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड ए बॉरोड कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट incorporated various features and the provisions from the constitution of different countries। ठीक है, हमने different countries से क्या किया, provisions लिए। The formers of the constitution studied major countries, यानी कि बहुत सारे कंट्रियों को कुछ संविधानों को देखा, and worldwide and adopted the best provision suitable for the India, यानी कि जो ऐसा चीज जो इंडिया के लिए सुटेबल था, हमने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। तो बस आगे क्या क्या लिखा है कि हमने ब्रिटिशर्स के क्या संविधान से लिया है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम से देखिए हमने क्या क्या चीज लिया है। अच्छा, ऊपर वाला लिखना जरूर है, उसके बाद आपको नीचे मैंने सारे देश का दे रखा है, तो इसमें से आपको लगता है कि दो लाइन लिखना जरूरी है तो लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नंबर आपको फुल टू फुल मिलेंगे, 6 नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि पूरा लिखोगे तो ही मिलेंगे, आप इसमें से 2 पॉइंट भी लिखोगे तो भी। तो ब्रिटिशर्स से हमने क्या लिया, संसदीय प्रणाली, संसद जैसे आज पता है आप संसद चलता है, कानून का शासन चलता है, एकल नागरिकता चलता है, और बाइकैमरल लेजिस्लेशन लिया। बाइकैमरल लेजिस्लेशन का मतलब क्या हुआ, यह एक तरीके से राज्यों में 2 प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, एक विधानसभा, एक विधान परिषद, उसी को बाइकैमरल बोलते हैं। एक सिटीजनशिप है हमारे देश में, वही है सिंगल सिटीजनशिप, हमने यहाँ से लिया। रूल ऑफ लॉ लिया हमने यहाँ पे। इसके साथ साथ मंत्रिपरिषद की सामूहिकता का उत्तराधिकार भी हमने लिया, यानी कि हमारे देश में जो मंत्रिपरिषद है सब लोग मिलजुल के काम करेंगे, एक साथ मिलजुल के काम करेंगे। अगर किसी एक पे इंजाम लगाया जाएगा तो समझो सब पे इंजाम लगाया जाएगा। तो इस प्रकार की चीजें की, यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, अभी तक आप लोग ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि मानिए नहीं कुछ पढ़ोगे, ये वीडियो भी देख के जाओगे तो आपको बहुत से क्वेश्चन मैचिंग देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यूएस से। यूएस से हमने क्या लिया, मौलिक अधिकार लिया, न्याय की स्वतंत्रता लिया, न्यायिक पुनरावलोकन लिया, जिसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यूज, हम उसको कहते हैं। इसके साथ साथ लिखित संविधान तो है ही हमारे देश में। राष्ट्रपति को सशक्त बलों का सर्वोच्च कमांडर बना दिया, यानी कि तीनों जो सेनाएं हैं उसका जो सर्वोच्च कमांडर है वो कौन होता है, वो अपना राष्ट्रपति होता है। तो वही लिखा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू हमने लिया वहाँ से। इसके साथ साथ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, यानी कि जो सशस्त्र बल है उसका सर्वोच्च ये होता है। आगे कनाडा से हमने क्या लिया, सबसे पहले केंद्र को अधिक शक्ति हमने दी। राज्य और केंद्र में आपसे कोई पूछे सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास है, तो आप कहोगे केंद्र सरकार के पास। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया। इसके साथ साथ राज्यपाल की नियुक्ति हमने यहाँ से ली। तो बस यही है, यानी कि क्यूसी फेडरल सिस्टम हमने यहाँ से लिया। सेंटर मोर पावर, यानी कि देखा जाए तो सेंट्रल जो होता है, केंद्र जो होता है उसको ज़्यादा पावर मिला है। रेसिडिवल पावर्स गिवन टू सेंट्रल, इसको दिया गया अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। आगे गवर्नमेंट अपॉइंटेड बाय द सेंटर्स, यानी कि देखा जाए गवर्नर जो होता है अपॉइंटेड किया जाता है, किसके द्वारा किया जाएगा, एक तरीके से समझा जाए प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। आयरलैंड से देख लीजिए हमने डीपीएसपी लिया। ठीक है, इसके साथ साथ राष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव किस तरीके से होगा ये चीज हमने लिया। ऑस्ट्रेलिया से देखिए समवर्ती सूची, जिसको हम क्या कहते हैं, कंकुरेंट लिस्ट कहते हैं। इसके साथ साथ राज्यों के बीच में व्यापार तथा वाणिज्यिक की स्वतंत्रता हमने कहाँ से ली, ये भी कहीं ना कहीं हमने यहीं से लिया, फ्रीडम ऑफ द ट्रेड एंड द कॉमर्स बिटवीन द स्टेट। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ दोनों सदनों में संयुक्त बैठकों की बात किया जाए, यानी कि ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। तो इसमें से आपको कहीं ना कहीं 4 लिख देना, 5 लिख देना, इतना बहुत है। ठीक है, सूबे संघ से जैसे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ले ली, न्याय, स्वतंत्रता, सामाजिक आदर्शवाद ले लिया, जर्मनी से आपातकाल ले लिया। ठीक है, आपातकाल की शक्तियाँ हमने ले ली, जो कि राष्ट्रपति देगा, आपातकाल लगाएगा। फ्रांस से गणराज्यों की अवधारणा ले ली, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक हमने ले लिया। तो ये सब सारी चीज़ें जो कि अन्य अन्य देशों से हमने ले रखी हो। चलो, ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ रखी होगी, तो इसलिए आपको इजीली समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, निष्कर्ष आप इसमें देख के लिख सकते हैं। निष्कर्ष क्या लिखा है, हालांकि भारतीय संविधान ने कई देशों से प्रावधान लिए, लेकिन फिर भी
एक लिपि प्रतिलिपि नहीं है। इस संविधान निर्माताओं ने इस प्रावधानों को भारतीय परिस्थिति और समाज के अनुरूप ढालकर शामिल किया है और ये दुनिया के सबसे विस्तृत तथा प्रभावशाली संविधान में से एक, यानी कि कहा जाए तो सबसे पहली चीज एक तरीके से सबसे इन्फ्लुएंस संविधान है हमारा। और दूसरे नंबर पे क्या है, एक तरीके से इसको हमने फिक्स करके नहीं रखा हुआ है क्योंकि आने वाले समय में इसमें बहुत सारे कंटेंटों को हम क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना, ऐसा चीज। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं संविधान सभा का गठन किस तरीके से हुआ। तो देखिए संविधान सभा के गठन की बात किया जाए तो 1946 में इसमें संविधान सभा बनाने की बातचीत चली थी, ठीक है। और इसके साथ साथ स्वतंत्र और लोकतांत्रिक संविधान बनाने की बातचीत चली थी। कैबिनेट मिशन से हमने प्रावधान लिया था कि इस तरीके से चीजें हुई, ठीक है। तो ये कैबिनेट मिशन प्लान जो था 1946 किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया और ये किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार ने भेजा था। और उसके बाद क्या हुआ, संविधान बनने की बात शुरू हुई, ठीक है। फिर क्या हुआ, प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, कैबिनेट मिशन की योजना जो थी इसके तहत 16 मई 1946 में क्या किया गया, संविधान सभा का निर्माण किया गया। और इसमें जो व्यक्ति चुने गए थे वो कैसे चुने गए थे, ये इनडायरेक्ट इलेक्टेड थे, मतलब अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा चुने गए थे। अप्रत्यक्ष क्या होता है, जिसमें जनता खुद नहीं चुनती है बल्कि जनता के द्वारा जो चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं ना, वो आगे अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। तो ये चीज हो गया। अगला है ये प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा हुआ था जो कि 1935 में चुना गया था, ठीक है। अच्छा, टोटल कितने मेंबर थे, टोटल मेंबरों की संख्या थी 389। और इसमें कौन कहाँ से आया था, तो 292 जो थे वो ब्रिटिश सरकार के प्रांतों से आए थे, यानी कि जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस से आए थे। और 93 कहाँ से आए थे, ये आए थे प्रिंसली स्टेट से आए थे। 4 कहाँ से आए थे, ये आए थे 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों से, यानी कि चीफ कमिश्नर प्रोविजन से ये देखने को मिले थे। तो टोटल मेंबरों की संख्या कितनी होगी, 389 मेंबर्स हो गए थे, ठीक है। चलिए आगे क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। तो जो पाकिस्तान से चुनकर आए तो पाकिस्तान में चले गए और उसके बाद फिर हमारी जनसंख्या जो थी उनकी वो कमी हो गई, फिर 299 बचे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जो 299 बचे इनमें से भी अगर देखा जाए जब संविधान बनने की बात आई, संविधान पर साइन करने की बात आई तो 284 मेंबर उपलब्ध थे और उसके बाद उन्होंने अंतिम रूप से संविधान पर साइन कर दिया, है ना। आगे चयन की विधियां की बात कर लिया जाए। संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव था प्रत्यक्ष चुनाव से नहीं हुआ था, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा हुआ था। तो आप इसको चाहे ऐसे लिखो कि नॉट इलेक्टेड बाई डायरेक्ट, या फिर आप ऐसे लिख दो कि इलेक्टेड बाई इनडायरेक्ट, दोनों बात एक ही, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर हुआ था। मैंने आपको बताया ही था कि हिंदू मुस्लिम सिख सभी से लिए गए थे, क्योंकि ऐसा ना लगे कि संविधान किसी एक धर्म के लोगों ने बनाया, सबसे लिए गए थे और सबके कंटेंटों को रखा गया और इस तरीके से हमारा जो संविधान है बहुत ही बेटर संविधान बनकर तैयार हुआ। महत्वपूर्ण बातें क्या है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर को हुई थी, यानी कि फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी चुने गए थे एक दिन के लिए, लेकिन फिर आगे चलकर उनको चेंज कर दिया गया। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया परमानेंट प्रेसिडेंट, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था इस चीज को बनाने में, आप इस चीज को याद करके रखिएगा, ठीक है। तो पहले चैप्टर से देखिए यही इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। अब सारे करवाएंगे तो कहोगे भैया इंपॉर्टेंस का क्या मतलब है तो वही चीजें हैं, तो 3 क्वेश्चन को जरूर तैयार कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें। देखिए फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूँ तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। इनके कहा जाता है कि अगर व्यक्ति के जीवन में फंडामेंटल राइट्स ना हो तो एक तरीके से समझे व्यक्ति का अपना खुद का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। संविधान में इसका जो जिक्र है भाग 3 में किया गया है, पार्ट 3 में किया गया है। और इसमें एक तरीके से समझिए भारत के संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा ये सब चीज का अधिकार दिया गया है। यानी कि देखा जाए तो जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है ये इंश्योर करता है सिटीजनों के लिए, क्या इंश्योर करता है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी, ये इंश्योर करता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है भाग 3 को कहा गया है, क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है, यानी कि साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। तो यहाँ पे देखिए मौलिक अधिकार स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो 7 थे, लेकिन आगे चल के एक मौलिक अधिकार जो था संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया तो बचे 6।
तो अब देखिए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि हटा दिया गया था। आगे अब बचे 6 मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार, जो कि बहुत ईजी, आपको पता है, जिसमें इक्वलिटी की बात की जाती है, ये सब चीज आप पढ़ लेना, ठीक है। और आर्टिकल याद करके रखना, 14 से 18 के बीच में दिया गया राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। आगे बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें फ्रीडम की बात की गई, कोई व्यक्ति, विचार, व्यक्ति, ये सब चीज की आजादी उसको मिलती है, यानी कि वही चीज है, एक तरीके से फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, स्पीच, मूवमेंट, ठीक है, एसोसिएशन, रेसिडेंट, प्रोफेशन, ये कोई भी व्यक्ति कोई भी पेशा चुन सकता है, कोई भी निवास स्थान चुन सकता है, कोई भी संगठन चूज कर सकता है, किसी प्रकार का मूवमेंट कर सकता है, ये सब चीज के लिए स्वतंत्र है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, अगर किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है, जबरदस्ती शोषण हो रहा है, तो इसके खिलाफ भी हमारे पास अधिकार होते हैं, जैसे बाल श्रम हो गया, यानी कि फोर्स लेबर हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया, इन लोगों के साथ गलत होता है, तो इसके पीछे अधिकार है, ठीक है। आगे बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम, जिसमें हर व्यक्ति स्वतंत्र है कोई भी रिलीजन फॉलो करने के लिए, तो ये इसमें आ जाएगा। आप थोड़ा 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे तो भी बहुत है, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको प्रॉपर ऐसे ही याद करके जाए, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से 28 में दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जिसमें कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स की बात की जाती है, तो हर व्यक्ति को संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। देखिए, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करें, आप सबके पास अधिकार है कि अपने कल्चरों को आप अच्छे से फॉलो करो और कोई भी शिक्षा ग्रहण करो, और यहाँ तक कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा भी मुफ्त है, आपको पता ही है, शुरू से 8वीं 9वीं 8वीं तक की जो शिक्षा है वो फ्री है एक तरीके से, ठीक है, तो ऐसा है। और इसके अलावा कल्चर एंड एजुकेशनल राइट तो मैंने बता ही दिया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको हम क्या कहते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 में चीज लिखी गई है, जिसको ये कहा गया है, समझिए मौलिक अधिकार का जब हनन होता है ना, हनन का मतलब होता है वायलेशन जब होता है, तो हम न्यायालय में जाते हैं, तो न्यायालय में जाने की जो परमिशन देता है वो कौन देता है, आर्टिकल 32, और इसके द्वारा हम सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन लेगा। इसलिए इसको क्या कहा गया है, एक तरीके से हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है, और दिया किसने है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, यानी कि साउल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स किसने बताया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये चीज बोल रहे हैं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स में अंतर की बात कर लेते हैं, ठीक है, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, अब डिफरेंशिएशन की बात करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ के रखिएगा। तो एक साइड हमने लिख दिया फंडामेंटल राइट्स, दूसरे टाइप में हमने लिखा डीपीएसपी, ठीक है, मौलिक अधिकार। किसमें दिया गया है, भाग 3 में दिया गया है, ये किसमें दिया गया, भाग 4 में दिया गया, सेम यहाँ पे भाग 3 भाग 4 में। आर्टिकल की बात किया जाए तो 12 से 35 और 36 से 51 आर्टिकल दिया गया, दोनों में सेम टू सेम है, ये बात समझ के रखिएगा, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, ठीक है। प्रकृति की बात किया जाए, प्रकृति का मतलब होता है एक तरीके से नेचर, नेचर मतलब क्या है, ये न्यायालय द्वारा लागू लागू किया जाता है, और ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत है। अच्छा, अब एक बात मैं यहीं पे आपको बता दूं, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए क्या होता है, संविधान के द्वारा प्राप्त प्रदान किए जाते हैं। और जो डीपीएसपी होता है ना, ये समझो कि एक तरीके से डायरेक्शन दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, किसको, स्टेट को डायरेक्शन दिया जाता है, ताकि वो अपने स्टेट को इस तरीके से रूल कर पाए, है ना। चलिए ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, तो ये जो गारंटी देता है सिटीजनों को, किस चीज की गारंटी देता है, राइट्स की, फ्रीडम की। और इसके साथ साथ बात किया जाए डीपीएसपी में अगर देखा जाए, तो यहाँ पे गाइड द स्टेट पॉलिसी मेकिंग, यानी कि पॉलिसी मेकिंग में एक तरीके से मार्गदर्शन करता है, ठीक है। चलिए फोर्थ की बात करते हैं, कानूनी बल की, तो जिसमें हमने देखा लीगल फोर्स की बात किया जाए, तो अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, वॉल्यूशन हो रहा है, तो हम कहाँ जा सकते हैं, एक तरीके से न्यायालय में जा सकते हैं, है ना। लेकिन अगर मौलिक डीपीएसपी का हनन हो रहा है, यानी कि नीति निर्देश सिद्धांतों का हनन हो रहा है, तो हम इसमें कानूनी रूप से कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं लाभार्थी, यानी कि बेनिफिशियरी की बात कर लिया जाए, तो इसमें बेनिफिट किसको होता है, नागरिकों को होता है, और इसमें सीधे तौर पर नागरिकों का बेनिफिट होता है, लेकिन यहाँ पे सीधे तौर पर नागरिकों का बेनिफिट नहीं होता है। तो ये लिखा है कि डायरेक्ट द स्टेट सिटीजन डोंट गेट द राइट डायरेक्टली, यहाँ पे सीधे तौर पर अधिकार नहीं दिए गए। आगे प्रभाव की बात किया जाए, इफेक्ट की बात किया जाए, तो स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करता है, यानी कि प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रीडम्स
एंड द राइट्स। लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं तो हेल्प स्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात होती है, यानी कि आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात होती है। लेकिन यहाँ पे स्वतंत्रता और अधिकारों की बात होती है। संशोधन की बात करते हैं, अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो इसमें अमेंडमेंट करना बिल्कुल आसान नहीं है। मौलिक अधिकारों को हटाया भी नहीं जा सकता, संशोधन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये एक तरीके से इसकी तुलना में देखा जाए तो बहुत ही इजीली इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था अंतर। इसमें से 4 नंबर में आया तो 4 लिख दो, 6 नंबर में आया तो 6 लिख दो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे समझते हैं। छठा, रिट क्या है, रिट के प्रकार लिखिए। रिट क्या है, रिट के प्रकार लिखिए। तो देखिए रिट की बात करते हैं, तो रिट जब हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम जाते हैं न्यायालय के पास। न्यायालय जो लिस्ट जारी करता है या जो समझो कि जो आदेश देता है, जो ऑर्डर देता है, उसी को रिट कहा जाता है। ये कौन दे सकता है? ये सर्वोच्च न्यायालय दे सकती है या फिर उच्च न्यायालय दे सकती है। सर्वोच्च न्यायालय देगी तो अनुच्छेद 32 के हिसाब से देगी, और उच्च न्यायालय अगर देगी तो अनुच्छेद 226 के हिसाब से देगी, है ना। यानी कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के हिसाब से न्याय देती है, और 226 के हिसाब से जो हाई कोर्ट है वो न्याय देती है। ठीक है, रिट के टाइप्स कितने होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं, तो देख लेते हैं भाई। पहला हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम कहते हैं हैबियस कॉर्पस। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर रखा गया है जेल में, तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना क्या कहलाता है? हैबियस कॉर्पस कहलाता है। परमादेश क्या होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो है, जो अपने पद पर बना हुआ है और ढंग से ड्यूटी नहीं कर रहा है, यानी कि डू योर ड्यूटी प्रॉपरली, यानी कि वो ढंग से ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो ये जो मामला जाएगा एक तरीके से कोर्ट में, और कोर्ट वाले क्या करेंगे? एक रिट जारी करेंगे जिसमें ये कहा जाएगा डू योर ड्यूटी प्रॉपरली, यानी कि आप अपना ड्यूटी जो है ढंग से काम करो। तो ये है मैंडामस के हिसाब से किया जाता है। अगला है निषेध आदेश, जिसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। तो ये देखिए ये कब होता है निषेध आदेश? जब निचली अदालत कुछ कुछ ऐसा काम करती है जो कि सही नहीं है, तो ऊपरी अदालत क्या करती है? उसको रोकने का काम करती है। ठीक है, यानी कि कोर्ट स्टॉप द लोअर कोर्ट, डोंट गो बियॉन्ड योर लिमिट्स, यानी कि कहती है कि भाई देखो जो तुम्हारा लिमिट में है ना वही काम करो, फालतू का काम करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है? निषेध आदेश होता है। एक होता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा अधिकारी जो किसी ऐसे पद पर बना हुआ है जो उसके लायक नहीं है। लायक नहीं है मतलब क्या हुआ? उस पद के लायक वो व्यक्ति नहीं है, जैसे फर्जी डिग्री लगा के पहुंच गया या फिर कैसे भी वहां पे पहुंच गया। तो ऐसे में न्यायालय एक रिट जारी करते हैं जिसको क्यूटो वारंटो कहते हैं। तो उसमें ये क्वेश्चन किया जाता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी आर यू ऑक्यूपाइंग दिस गवर्नमेंट पोजीशन, यानी कि आपने इस जो पद है, इस पद को किस तरीके से आपने ग्रहण कर लिया, ये तुम्हारा राइट थोड़ी ना है। इस प्रकार से वो करती है। अगला होता है उत्प्रेक्षण डेट। ठीक है, उत्प्रेक्षण डेट को बात करते हैं, सेक्रेटरी की बात करते हैं। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि कोई निचली अदालत में अगर कोई केस चल रहा है तो ऊपरी अदालत क्या करती है? अपने पास मंगवा लेती है, और उसमें जो भी गलती होती है, ठीक है, उसको देखती है कि गलती हुई भी है कि नहीं, ये सब चीज़ काम करती है, इनकी मिस्टेक चेक करती है, ये सब चीज़ें। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये भी आपने सेकंड चैप्टर तक आपने कर लिया। अब बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर की ओर। अब बात आती है इलेक्शन कमीशन की, यानी कि स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, यानी कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, और इसके फंक्शंस की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन एक ऐसा कमीशन है जिसको ये अथॉरिटी दी गई है, जिम्मेदारी दी गई है इलेक्शन को कराने की, और जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना की गई थी। और आगे चल के इलेक्शन कमीशन का ये ड्यूटी दिया गया था कि भाई देखो स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से आपको चुनाव कराना है। ठीक है, और इसके साथ साथ देखा जाए तो इसको जो चीज़ें दी गई है अनुच्छेद 324 के हिसाब से चीज़ें दी गई। ठीक है, और ये बात कहा गया है कि भाई आप फ्री होकर और फेयर होकर ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पे इलेक्शन कराएंगे। ठीक है, चलिए कामों की बात कर लेते हैं, किसके क्या क्या काम है। सबसे पहला काम है चुनाव कार्यक्रम घोषित करना, कि अनाउंसिंग द इलेक्शन शेड्यूल, कि किस हिसाब से कब चुनाव होगा। दूसरा है चुनाव की निगरानी करना, यानी कि सुपरविजनिंग। ठीक है, विजिंग इलेक्शन मतलब क्या होता है कि निगरानी करना, देखना कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, ये सब चीज़ देखने का काम होता है। अगला होता है आचार संहिता लागू करना, यानी कि इम्प्लीमेंटिंग द कोड ऑफ कंडक्ट। क्या होता है भाई ये कोड ऑफ कंडक्ट? एक ऐसा समझो, एक ऐसा नियम होता है जो कि कब लागू किया जाता है? जब चुनाव का डेट अनाउंस हो जाए तब ये चीज़ लागू कर दिया जाता है।
ताकि कोई भी व्यक्ति कोई गलत तरीके से वोट हासिल करना करे ना, और चुनाव के 2 दिन पहले चुनाव प्रचार बंद कर दे, कोई भी धांधली ना करे। ये सब चीज के लिए किया जाता है ताकि सब अपने लिमिट में चुनाव प्रचार ये सब चीज करें। मतदाता सूची तैयार करना कि कौन कौन वोट देगा, कौन कौन वोट नहीं देगा, यानी कि प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल रोल्स। आगे चुनाव चिन्ह आवंटित करना, यानी कि एक तरीके से सिंबल अलॉट करना कि किसको क्या सिंबल दिया जाएगा, और कोई ऐसा विवाद है, कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है, तो इस चीज को दूर करने का काम आता है इसका। ठीक है, ये भी आ जाता है, इलेक्शन कमीशन का काम आ जाता है। समझ में आ रही चीज? बहुत बढ़िया। डिस्कस की बात कर लेते हैं, यानी कि कंक्लूजन। एक क्वेश्चन आता है कि भैया क्या कंक्लूजन लिखना जरूरी है? अगर लिख सकते हो तो लिख दो भाई, क्या दिक्कत है? वही बात है जो ऊपर आपने लिखी है, 2 लाइनें में एक्सप्लेन करनी है और क्या करना है। तो क्या लिखा है? निर्वाचन आयोग भारतीय लोकतंत्र का मूल स्तंभ है, बिल्कुल मूल स्तंभ है। और इसके साथ साथ ये जनता का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है कि इसमें जनता किस तरीके से अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करती है ना। तो ये लिखा है, द इलेक्शन कमीशन इज अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इंश्योरिंग द रिप्रेजेंटेशन थ्रू फ्री एंड द फेयर इलेक्शंस। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। चुनाव में किन सुधारों की आवश्यकता है? अब ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सुधारों की आवश्यकता है भाई? तो पहली चीज, जैसे आप देखते हो ना, चुनाव में धांधली, देखो कितना भी गवर्नमेंट रूल बना कर रखे हुए, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें तो हो ही जाती है। चुनाव आता है, देखो लोग पैसा बांटते हैं, चुनाव हो जाता है, लोग देखो लालच देते हैं, तरह तरह की लालच देते हैं। तो इन सब चीजों पर रोक लगना चाहिए। साथ ही साथ जो अपराधी होते हैं वो भी चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं, तो ये सब चीजों पर रोक लगना चाहिए। तो क्या लिखा है? भारतीय चुनाव प्रणाली कई समस्याओं जैसे धन बल, बाहुबल, कई लोग अपने पैसे के बल पे जीत जाते हैं, कई लोग बल के बल पे जीत जाते हैं कि भाई मेरे पास ताकत है, अगर कोई वोट नहीं दिया तो मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। झूठे वादे कर देते हैं कि मैं सोने जैसा रेड बना, मतलब सोने का रोड बना दूंगा। खैर ऐसा तो नहीं है, मतलब मैं इतना ही बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा वादा कर देते हैं जो शायद कंप्लीट हो ही ना, है ना। और आपराधिक पृष्ठभूमि उनकी होती है, तो ये भी चीजें इसमें आ जाते हैं। तो फॉर्मेशन नीड्स आर नीडेड इन इलेक्शन। क्या क्या है भाई? सबसे पहली चीज मैंने आपको वही बताया, द नीड ऑफ इलेक्शन रिफॉर्म्स अराइज बिकॉज द India electoral system faces several problems such like money power, ठीक है, muscles power, false promise कर देते हैं, indicate कैंडिडेट विद द क्रिमिनल बैकग्राउंड, कोई ऐसा क्रिमिनल बैकग्राउंड का है तो भी चुनाव लड़ने पहुंच जाता है, और वो पैसा वैसे खिला देता है, पुलिस वाले को काम हो जाता है। ये सब चीज़ें हैं। तो अब आवश्यकता है इन सब चीज़ों को दूर करने की। तो सबसे पहले क्या है? अपराधीकरण पर रोक, यानी कि जो ऐसे लोग हैं जो कि अपराधी हैं, इन पर रोक लगना, ठीक है। यानी कि कबरिंग, क्रिमिनलाइजेशन, यानी कि इसको रोक लगाना, और चुनावी खर्च को पारदर्शिता, यानी कि कितने व्यक्ति हैं और किस तरीके से वो चुनाव में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो इस चीज पर ध्यान रखना है ना। एक तरीके से ये नहीं कि देखो अब चुनाव मान लो 2 व्यक्ति खड़े हो गए, एक अमीर एक गरीब। अब अमीर है, धड़ाधड़ पैसा लगाया जा रहा है, तो आप बताओ चुनाव में जीतने के चांसेस किसके? अमीर के ज्यादा है ना। कहते हैं कि जब तक प्रचार आप नहीं करोगे तब तक आप जीतोगे कैसे? तो वही सेम चीजें हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा प्रचार करेगा वो जीतेगा। तो चुनावी प्रचार की पारदर्शिता करना कि कौन कितना खर्च है, और उसी लिमिट में आप अपने चुनाव को करना जितना आपको कहा गया है। ऐसा नहीं कि आप बाप दादा की प्रॉपर्टी बेच कर आप पता लगे चुनाव लड़ रहे हैं कि हाँ प्रधानी जीत जाएंगे तो पैसा आ जाएगा, तो ये गलत चीज है ना। चलिए भाई, तो ये लिखा है कि ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, कि कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हो, कितना एक्सपेंस कर रहे हो, इस चीज को दिखाना। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं, इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। डेमोक्रेटिक होना चाहिए, भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए कि भाई पता लगे कि मेरे चाचा विधायक है तो तुम भी विधायक बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। लोकतंत्र की बातें होनी चाहिए इसमें। आगे बात करते हैं नोटा। नोटा क्या होता है? NOTA। आप देखिए होगे जब चुनाव होता है तो उसमें एक ऑप्शन आता है, किसका ऑप्शन आता है? अन्य का एक ऑप्शन आता है। तो अन्य का जो ऑप्शन होता है, कई बार लोग होते हैं कि जो पता लगे पार्टी पसंद ही नहीं आए, पता लगा NOTO पे, यानी कि अन्य पे क्लिक करके चले आए। अब ऐसा जो वोट है ये वेस्ट ही वोट है ना। तो ऐसे में अगर नोटा को अधिक वोट दिया गया है ना तो दोबारा से चुनाव करा, ऐसा एक नियम होना चाहिए। ये भी एक सुधार होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो सिस्टम हमने अपना रखा है ना, उस सिस्टम में वोट वेस्ट बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल होता है ना। आगे फर्जी मतदान का रोकथाम होना चाहिए, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ द फेक वोटिंग। तो जो फेक वोटिंग करवाते हैं तो इस पे रोक लगना चाहिए। आगे मतदाता जागरूकता की बात होती है यहाँ पे, यानी कि वोटर्स अवेयरनेस, यानी कि जागो जागो वोटर्स जागो, ऐसा आप बोल सकते हो एक तरीके से, कि सबको एक वो दिया गया है कि हाँ
आप जागरूक रहोगे तो अच्छे नेता का चयन कर पाओगे, जागरूक नहीं रहोगे तो कैसे चयन करोगे, है ना। ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें निष्कर्ष की बात करते हैं, यानी कि एक तरीके से कंक्लूजन की बात करते हैं। तो वही सारी चीजें जो अभी हमने ऊपर बात की, चुनाव सुधार भारतीय लोकतंत्र की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, ताकि लोकतंत्र ईमानदार, उत्तरदायी तथा पारदर्शी हो, है ना। तो ये चीजें इसमें होनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं ये वाला। अब देखिए ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बात करते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली में क्या अंतर है। तो मैं एक छोटा सा ऐसी चीज बता देता हूँ। सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली में मान लेते हैं जितनी भी पार्टी खड़ी है, जिसको भी ज्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है। लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है कि जो व्यक्ति को जितना वोट मिला उसके परसेंटेज के हिसाब से उसको सीटें दी जाती हैं। एक में क्या होता है, जिसको ज्यादा वोट मिला वो जीत जाएगा, लेकिन इसमें परसेंटेज के हिसाब से सीटें दी जाती हैं कि तुम्हें जितना परसेंट मिला उसी के हिसाब से सीटें दी जाएंगी। अगर बीजेपी को समझो कि 75% मिला तो उसको 3 सीटें दी जाएंगी। अगर कांग्रेस को 1% सीट 25% सीटें मिला तो ये समझो कि उसको 1 सीट दी जाएगी। तो मतलब क्या है कि उसके रेशियो के हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन सर्वाधिक में क्या होता है, जिसको ज्यादा वोट मिला वही जीत जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले अर्थ की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुल वोट प्रतिशत के आधार पर सीटें दी जाती है, यानी मैंने बताया ना कि रेशियो के हिसाब से दी जाती है। और इसमें क्या होता है, जिसको ज्यादा वोट मिला है वही जीत जाता है। उद्देश्य से बात करते हैं तो इसमें न्याय संगत प्रतिनिधित्व मिलता है, यानी कि जिसको जितना वोट मिलेगा उसी के हिसाब से उसको सीटें दी जाएंगी। ऐसा नहीं कि तुम्हें कम वोट मिला है फिर भी तुम्हें जिता दिया जाएगा, नहीं। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो ये जो चीज है बिल्कुल सरल होता है, सीधा होता है। ठीक है, तो अब इंग्लिश में भी देख लेते हैं। एक तरफ हमने PR लिख दिया, एक तरफ हमने लिख दिया FTPP। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। कई बार ये भी आ जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है, तो आप लिखोगे चुनाव में जिसको ज्यादा वोट मिलता है वही जीतता है, और इसी को फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। मीनिंग तो आपको पता ही लग गया। सीट एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द वोट परसेंटेज, इसमें क्या होता है कि जिसको ज्यादा वोट मिलता है वही जीतता है। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इसमें फेयर रिप्रेजेंटेशन होता है, ये सिंपल होता है। लेकिन ये जो PR होता है वो सिंपल नहीं होता है। आगे वोट तथा सीटों की बात करें तो यहाँ पे जितना वोट उतनी सीटें, जो जीतेगा जितना उसी के हिसाब से सीटें मिलेगी। लेकिन इसमें भले ही बहुमत ना हो लेकिन फिर भी वोट उसे वही जीत जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जैसे नीदरलैंड हो गया, इजराइल हो गया, ये एग्जाम्पल के तौर पे इन देशों में लागू है। और अगर सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली देखा जाए तो जैसे इंडिया, UK, USA, इन सब चीज़ों में ये चीज़ अपनाया गया, क्योंकि ये बिल्कुल ईजी होता है ऐसा। लाभ की बात करते हैं, एडवांटेज की, सभी दलों को प्रतिनिधित्व मिलता है इसमें, सरल तथा समझाने में आसान प्रक्रिया होती है। तो ये चीज़ें हैं। आगे कमी की बात करें तो इसमें गठबंधन सरकारें बनती हैं, बिल्कुल सही बात है। समानुपातिक में क्या बनते हैं, गठबंधन सरकारें। लेकिन इसमें क्या होता है, अल्पसंख्यक वाला भी जीत जाता है। ठीक है, यानी कि माइनॉरिटी विल ऑल्सो विन। ठीक है, इसमें आ जाता है। चलिए एक तरीके से मैं एक वोट बताता हूं मैं आपको। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि किसी चुनाव में ये 3 पार्टियां A, B और C। देखिए पेन टैबलेट मेरा खराब हो रखा है इसलिए बहुत स्लो मैं टाइपिंग कर पाऊंगा, क्योंकि ये ऐसे ही करके मैं कर रहा हूँ माउस के द्वारा। तो मान लेते हैं 100 वोटर्स हैं, 100 लोग देने वाले हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए जो A व्यक्ति है इसको कितना वोट मिला, 35%, मतलब 35 वोट मिला। और जो B है, B वाले को कितना मिला, 34 मिला। ठीक है, और जो C वाला है, C को मान लेते हैं 31 मिला। कितना मिलेगा, 31 मिलेगा। ठीक है, अब ये तीनों को वोट मिलेगा। अब देखिए ध्यान से, तो अगर मैं कहूँ सर्वाधिक मत के हिसाब से अगर जो वोट दिया जा रहा है तो इसमें जीतेगा कौन। आप कहोगे भैया 35 वाले को ज्यादा वोट मिला वही जीतेगा, बिल्कुल सही बात है, वही जीतेगा। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे 35% इस 100 का आधा भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये वाला जीत गया। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर मेजोरिटी नहीं दिखे जाती है, माइनॉरिटी भी वाला जीत सकता है। तो देखो माइनर तो भी तो जीत गया ना। तो ये भी वाली बात है। तो ये मैं समझा रहा हूँ, ये आसान प्रक्रिया इसलिए अपनाया गया है, लेकिन ये हार्ड प्रक्रिया है, लेकिन ये न्याय संगत, यानी कि फेयर रिप्रेजेंटेशन होता है, PR। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आता है कि राजनीतिक कार्यपालिका और जिसको हम कहते हैं सॉरी स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर होता है, यानी कि फिक्स्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड टेम्पररी एग्जीक्यूटिव की बात कर लेते हैं। तो देखिए परिभाषा की बात करते हैं। तो परिभाषा में देखिए ये स्थायी रूप से आते हैं, ये अस्थायी रूप से आते हैं, यानी कि ये फिक्स्ड होते हैं, परमानेंट होते हैं और ये टेम्पररी होते हैं।
इसमें कौन आता है, IAS IPS क्लर्क आ जाते हैं। और इस वाले में क्या आता है, प्रधानमंत्री, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, ये सब लोग आ जाते हैं। इसके लिए पेपर देना पड़ता है, चयन प्रक्रिया कैसे, पेपर देके, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर, तो ये इलेक्शन के द्वारा जीत जाते हैं दूसरे वाले। ये क्या आता है, सेवानिवृत्त तक होते हैं, जब तक रिटायर ना हो जाए तब तक काम करेंगे। और ये वाले कैसे काम करेंगे, 5 साल के लिए, फिर उसके बाद हटना पड़ेगा, या फिर आपने बहुत अच्छा काम किया तो दोबारा जिता देंगे, उसमें क्या है। शासन के नियमों को इसमें देखा गया है, यानी कि अगर देखा जाए, फॉलोज एडमिनिस्ट्रेशन रूल, जनता अर्थात सांसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी कि अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट एंड द पीपल, इसको रिस्पॉन्सिबल भी आप लिख सकते हो। और भूमिका की बात किया जाए रूल की, तो ये शासन चलाने में सहायक होते हैं और नीति निर्माण में, ये शासन चलाने में सहायक होते हैं, और जो अस्थायी होते हैं एक तरीके से ये नीति निर्माण करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं, नियम कानून कौन बनाएगा, प्रधानमंत्री बनाएगा, संसद मिलकर बनाएगी, और उस चीज को एग्जीक्यूट कौन करेगा, तो पुलिस वाले हैं, ये सब एग्जीक्यूट करेंगे, IAS IPS ये लोग करेंगे, तो ये सब चीजें इसमें आ जाती है। ठीक है, निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, स्थायी कार्यपालिका जो होती है एक तरीके से रीढ़ है, जबकि अस्थायी कार्यपालिका लोकतांत्रिक नियंत्रण नीति निर्माण के लिए क्या है, जिम्मेदार है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव इज बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड पॉलिसीज मेकिंग, ये इसमें आता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों की। ठीक है, अच्छा वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये बोलने वाली बातें नहीं, क्योंकि देखो इतने मेहनत के साथ आप लोग के लिए चीजें बनाई जा रही है ना। चलिए अब 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रपति के अधिकारों की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, जिसको फर्स्ट सिटीजन भी कहा जाता है। और दूसरे नंबर पे इसके पास बहुत सारे अधिकार भी होते हैं, जैसे विधायी अधिकार, ये कानून बना सकता है ना, कानून बना सकता है, बिल पे साइन करेगा तो भी ये कानून बनेगा। अगला है कार्यपालिका, जो है कार्यपालिका का अधिकार, यानी कि एग्जीक्यूटिव के तौर पे भी काम करता है, जैसे PM का अपॉइंट करना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाना, ठीक है, उनकी नियुक्ति करना, जज इलेक्शन ऑफ कमिश्नर, इन सब की नियुक्ति करने का काम करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, तो न्यायिक अधिकार की अगर मैं बात करूं, ठीक है, न्यायिक अधिकार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए जुडिशियल की बात करते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो जो अपना राज्यसभा जो होती है, सॉरी राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति के पास ये भी चीज है कि एक तरीके से किसी की सजा भी माफ करवा सकता है, और एक तरीके से किसी भी कानून को निलंबित कर सकता है, रोक सकता है, जो दंड संहिता है उसमें परिवर्तन ला सकता है ना, ये सब चीजें इसमें आ जाती है। जुडिशियल में ग्रांट, पार्डन, ठीक है, क्षमा करना हो गया, इसके साथ साथ ठीक है, निलंबित करने का मतलब क्या होता है, रिमिशन, यानी कि एक तरीके से देखा जाए किसी चीज को लंबे समय के लिए रोकना, है ना, आर्टिकल 72 के हिसाब से चीजें कर सकता है। चलिए आगे बात करते हैं सैन्य अधिकारों की, जिसमें मिलिट्री की बात करते हैं, ये भी इसी के हाथ में होता है। आपातकाल इसके हाथ में होता है, आपातकाल लागू सिर्फ कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा डिप्लोमेटिक की बात करते हैं, तो जो राजदूत होते हैं उनकी नियुक्ति करने का काम हो गया, अंतर्राष्ट्रीय समझौते करने की बात काम हो गया, तो ये सब चीज इसमें आ जाता है। ठीक है, निष्कर्ष की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के अधिकार अधिकांश परामर्श भी होते हैं, परामर्शात्मक होते हैं, और संविधान के एक तरीके से संरक्षण करने का भी ये काम निभाता है। ठीक है, यानी कि देखा जाए मोस्टली एडवाइजरी पावर बट क्रूशियल एट द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी ये काम करता है। ठीक है, चलिए अब 12वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करते हैं। जो संसद होती है, संसद क्या समझोगे आप, संसद मतलब लेजिस्लेचर, और एग्जीक्यूटिव को किस तरीके से कंट्रोल करती है, तो देखिए इसके कुछ तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं भाई, इसके तरीके ये होते हैं, सबसे पहला चीज प्रश्न पूछकर, यानी कि जैसे संसद में जो मीटिंग्स बैठती है तो प्रश्न पूछा जाता है ना कि आपने ऐसा काम क्यों किया, जैसे प्रधानमंत्री ने नोटबंदी कर दी तो क्यों किया भाई, ये बात पूछा जाएगा कि अपने ब्लैक मनी को आपने व्हाइट कर लिया और फिर आपने नोटबंदी लगा दी, ऐसी बात पूछा जाता है ना। तिरछे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये कब पूछे जाते हैं, देखिए कार्यपालिका जो होती है संसद को नियंत्रण करने के इसके कुछ उपाय हैं। क्या उपाय हैं, ये वो उपाय हैं, सबसे पहला प्रश्नकाल। प्रश्नकाल एक ऐसा समय होता है संसद में जहां पर जो सांसद होते हैं वो तिरछे सवाल पूछते हैं, और जिससे भी क्वेश्चन पूछा गया है वो उस सवाल का जवाब देगा ही जाएगा, इसी को कहते हैं क्वेश्चन आवर। ठीक है, और दूसरा होता है
स्थगन प्रस्तावना, यानी कि अगर देखा जाए स्थगन प्रस्तावना क्या होता है, एक तरीके से किसी गंभीर विषय पर सरकार को जवाबदेह तय करना कि भाई आप इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल हो कि भाई आप ये बात बताओगे, ठीक है। यानी कि एडजोर्नमेंट की बात करते हैं, एडजोर्नमेंट मोशन की बात करते हैं कि अगर आपने कुछ काम किया है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप उसकी जवाबदेही देते हैं। अगला, धन विधेयक पर नियंत्रण करना, मतलब क्या हुआ कि कोई भी बिल पास होता है, कहाँ से पास होता है, संसद से ही। तो अगर संसद चाहे तो उसको नियंत्रित कर सकते हैं कि भाई आपका एक्स्ट्रा जा रहा है पैसा, आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये भी, यानी कि कंट्रोल ओवर द मनी बिल, ठीक है। निंदा प्रस्तावना, यानी कि निंदा प्रस्तावना का मतलब क्या हुआ कि कई बार ऐसा होता है कि सरकार के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है कि आपने ये काम किया है, इसमें घोटाला आपने किया है। तो ऐसी स्थिति में अगर इल्जाम पारित हो गया तो समझो कि पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को, पूरे के पूरे ना प्रधानमंत्री से लेकर सबको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। इसी को कहते हैं नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज इसमें आ जाएगा। आगे बात करते हैं वित्तीय समिति की। वित्तीय समिति का मतलब क्या हुआ, फाइनेंस कमेटी की बात करते हैं, जिसमें आ जाता है पहला लोक लेखा समिति आ जाता है, अनुमान समिति आ जाता है, इत्यादि माध्यम से व्यय पर निगरानी लगता है। यानी कि ये जो पीएसी है, या फिर आप समझो कि एक तरीके से ये लोग किस तरीके पे कंट्रोल करते हैं, ये इनका मानना ये है कि भाई अगर आपने एक्स्ट्रा खर्चा किया तो कहाँ किया है, इनके पूरे एक्सपेंडिचर पर कंट्रोल लगा के रखते हैं। तो यानी कि अगर संसद चाहे ना तो सरकार पे कंट्रोल कर सकती है। यहाँ पे कार्यपालिका का मतलब सरकारी समझना, ठीक है। चलिए, और विभिन्न मुद्दों पर बहस करती है, जैसे बजट हो गया, जैसे प्रस्तावना हो गया, किसी चीज की नीति की बात की जाती है, तो इन सब चीजों पर क्या करती है, एक तरीके से कंट्रोल करके रखती है, ठीक है। और इसके साथ साथ संसद कार्यपालिका की उत्तरदायी, पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करती है। तो ये सब चीजें आ जाती हैं इसमें, ठीक है। चलिए, संसद के काम की बात कर लेते हैं। 13वां संसद का काम, पहला है एक तरीके से कानून कहाँ से बनता है, संसद से बनता है। तो ये हो गया अपना विधायी कार्य आ गया इसमें, यानी कि लेजिस्लेटिव फंक्शन आ गया। दूसरा है वित्तीय कार्य, कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड जो कार्य होता है कहाँ होता है, संसद में ही होता है। इसके साथ साथ नियंत्रणात्मक कार्य होता है, कंट्रोल फंक्शन, यानी कि कंट्रोल भी किया जाता है। गवर्नमेंट को कंट्रोल कहाँ से किया जाता है, संसद से किया जाता है, ये भी काम में आ गया। संविधान संशोधन की बात करते हैं तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं ये भी कहाँ से होता है, संसद से ही होता है। न्यायिक कार्य की बात करते हैं, यानी कि जुडिशियल फंक्शंस की बात करते हैं, तो ये भी यहीं पे होता है, ठीक है। इसके अलावा चर्चा का महत्व, आपको पता है डिबेट कहाँ होता है, संसद में ही होता है। जनता की इच्छाओं को व्यक्त करना, ठीक है, यानी कि एक तरीके से देखा जाए एक्सप्रेसिंग द विल ऑफ द पीपल, यानी कि जनता अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है कि देखो ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। अच्छा, क्या जनता खुद जाके करती है, बिल्कुल नहीं, बल्कि जो सांसद होते हैं वो जनता की बातों को वहां पे उजागर करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें आ जाता है। तो एक तरीके डिस्कशन का ये फोरम है और एक्सप्रेसिंग द विल ऑफ द पीपल है, ठीक है। कंक्लूजन तो आपको पता है, कंक्लूजन क्या है, संसद लोकतंत्र की आत्मा है और जनता के प्रतिनिधियों का एक चयन करती है। पार्लियामेंट इज द साउंड ऑफ डेमोक्रेसी, रन द कंट्री थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, ठीक। चलिए, आपने ये भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की कि संसद कानून कैसे बनाते हैं। तो भाई देखो, एक सिंपल सा मेथड बताऊं, कुछ भी याद ना हो ना तो आप अपने दिमाग में ये रखना कि इसका जो फेसेस होता है, ये 3 फेसेस होते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ बिना पढ़े उसके हिसाब से लिखना। क्या, पहला, कोई भी कानून आता है तो चाहे लोकसभा में पेश होता है चाहे राज्यसभा में पेश होता है, फिर वहां पे प्रस्तुतिकरण होता है, पारित होता है और वोटिंग होता है, ये सब चीज होता है। अगर ये लोकसभा में पास हो गया तो राज्यसभा में भेजा जाता है, राज्यसभा में अगर पास हो गया तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है तो कानून बन जाता है, और नहीं साइन करता तो कानून नहीं बनता है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या भैया सिर्फ लोकसभा में पहली बार जाता है क्या कानून, या बनने का प्रोसेस लोकसभा से स्टार्ट होता है? बिल्कुल नहीं। आप चाहे लोकसभा बोलो चाहे राज्यसभा बोलो, जाना तीनों में है। स्टार्टिंग अगर लोकसभा से हो रही है तो राज्यसभा में जाएगी, स्टार्टिंग अगर राज्यसभा से हो रही है तो लोकसभा में जाएगी, फिर जाना तो राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति साइन कर देगा तो कानून बन जाएगा। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई, यानी कि हाउ डज पार्लियामेंट कंट्रोल इटसेल्फ। अच्छा, 14वें का, हाँ ठीक है। तो देखिए, हाँ यही है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला है विधेयक की प्रस्तुतिकरण। अच्छा, विधेयक क्या होता है, कभी भी लॉ बनने से पहले जो उसका फॉर्मेट तैयार किया जाता है उसी को हम कहते हैं बिल। क्या बोलते हैं, बिल। इस बात को भी याद रखना, लॉ बनने से पहले जो उसका फॉर्मेट पेश किया जाता है उसी को कहते हैं बिल, और इसके कई सारे चरण होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसको प्रस्तुतिकरण किया जाता है, यानी कि इंट्रोडक्शन दिया जाता है। कहाँ पे,
कोई भी सांसद या फिर सरकार किसी भी विषय पर विधेयक प्रस्तुत करता है, कहाँ पे, संसद में। यानी कि एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी और गवर्नमेंट कैन इंट्रोड्यूस बिल ऑन एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट पर इंट्रोड्यूस कर सकती है। लोकसभा में पहले विचार होता है, यानी कि कंसीडर इन लोकसभा, सबसे पहले लोकसभा में होता है, राज्यसभा में भी हो सकता है, ठीक है। फिर लोकसभा में विधेयक पर चर्चा होती है, संशोधन होता है, मतदान होता है, यानी कि बिल इज डिस्कशन, अमेंडमेंट एंड द वोटर, अगर कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत होती तो होती है, और नहीं करने को होती है तो उसको आगे भेज दिया जाता है, ठीक है। फिर ये कहा जाता है राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा वाले उस चीज को भी देखते हैं, सेम ऐसी चीजें, और अप्रूवल करके उसको आगे भेज देते हैं, ठीक है। सेम यही प्रोसेस है। फिर इसके बाद क्या है, संयुक्त सत्र। इसमें देखिए दोनों सदनों में अगर मतभेद होने पर संयुक्त बैठक होती है, अगर मतभेद नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे भेज दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक समिति है जिसको हम कहते हैं संसदीय समिति, ठीक है। संसदीय समिति जो होती है, इसका जो काम होता है, अगर इस बिल में कुछ संशोधन करने का काम होता है, सुधार करने का काम होता है, तो संसदीय समिति क्या होती है, उस चीज को कर देती है, ठीक है। संसदीय समिति एक तरीके से पार्लियामेंट्री कमीशन जो होता है, कमीशन होता है, उस चीज को सॉल्व कर देती है, और फिर उसके बाद इसको आगे भेज दिया जाता है ना। आगे चल के राष्ट्रपति इस पे साइन कर देता है, यानी कि अपनी स्वीकृति देते हुए, असेंट्स जिसको कहा जाता है, यानी कि प्रेसिडेंटियल असेंट्स, ये पास कर देते हैं, और उस पर आगे चल के ये प्रेसिडेंट अगर अप्रूवल दे देते हैं तो समझो कि वो कानून बन जाएगा, और अगर अप्रूवल नहीं दिए तो कानून नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया पारदर्शिता, जिसमें हमने ये चार बातें कर दी, ठीक है। तो संसद में कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो लोकतांत्रिकरण होती है और पारदर्शी भी होती है। तो द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन पार्लियामेंट इज डेमोक्रेटिक एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बात कर लेते हैं 15वें की, और आगे समझते हैं हम। चलिए आगे बात करते हैं, संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है। अभी हमने क्या बात किया, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं कि संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है। तो देखिए, सबसे पहले चीज, संसद अपने कार्यों तथा सदस्यों को नियंत्रित रखने के लिए कई उपाय करती है। जैसे क्या क्या करती है, सबसे पहला है नियम प्रक्रिया, यानी कि उन्होंने एक नियम बना रखा है। देखिए, संसद में लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा में स्पीकर मेन होता है, राज्यसभा में अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति मेन होता है। तो जिस तरीके से आप समझ सकते हो क्लास में मॉनिटर होता है और एक सेकंड मॉनिटर होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखा जाए तो एक स्पीकर होता है और एक उसके सपोर्ट में दूसरा दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं एक अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष, है ना, इस तरीके से करके करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इन्होंने नियम बना रखा है, यानी कि रूल एंड द प्रोसीजर, क्या करने के लिए, कि हाउ डज पार्लियामेंट कंट्रोल द इटसेल्फ, ठीक है। तो सबसे पहले चीज क्या है कि इन्होंने रूल बना रखा है, कोई प्रोसीजर बना रखा है, स्पेसिफिक रूल आर एस्टेब्लिश फॉर ऑल द प्रोसीडिंग, यानी कि कुछ भी चीजें हों हर चीज के लिए नियम बना रखा है। स्पीकर तथा सभापति की भूमिका इसमें होती है, यानी कि वे सदन में अनुशासन तथा मर्यादा बनाए रखते हैं, यानी कि जो स्पीकर होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, ये दोनों लोग मिलकर क्या करते हैं, अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हैं। अगला है प्रश्नकाल, प्रश्नकाल में क्या होता है, सीरियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला होता है अविश्वास प्रस्ताव, अगर कुछ, अच्छा देखिए पार्लियामेंट भी चलाए किसके द्वारा, सरकार के द्वारा ही तो चलाया जाता है, तो ऐसे में सरकार की जवाबदेही हो जाती है कि उस चीज को सॉल्व करे अविश्वास प्रस्ताव के जरिए, जिसको हम कहते हैं नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। और मैंने आपको बताया कि अगर एक बार ये पारित हो गया और अगर ये सिद्ध भी हो गया तो आप समझिए कि पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। एक होता है संसदीय समिति, जिसको पार्लियामेंट्री कमेटी कहा जाता है। इसमें लेखा जोखा समिति होती है, जिसमें सारा चीज जांचने का, कितना पैसा जा रहा है, ये सब चीज का लेखा जोखा करने का ये होती है पार्लियामेंट्री कमिटीज। अगला है आचार संहिता, आचार संहिता को कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है, इंश्योर मेंबर बिहेव्स अप्रोप्रिएट एंड एथिकली, यानी कि वो अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब चीजें इसमें आती है, ठीक है। चलिए भाई, ये आपने कर लिया। और अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले स्टेब्लिशमेंट की बात कर लेते हैं, स्थापना की बात कर लेते हैं। तो 1950 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये किस में होती है, ये हर एक स्टेट में होती है, उच्च न्यायालय। क्षेत्राधिकार की बात करते हैं कि मतलब कहाँ कहाँ ये काम करती है। सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश में काम करती है, और उच्च न्यायालय एक जो इसका सेपरेट जो चीज है ना, उसी में काम करेगी, ठीक है, और कहीं। मुख्यालय की बात करते हैं तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और उच्च न्यायालय अगर देखा जाए तो हर एक राज्यों की राजधानी में होती है, इनकी स्टेट कैपिटल में होती है।
जजेस की बात करते हैं तो इसमें एक मेन होता है, बाकी अदर्स होते हैं। और प्रेजेंट टाइम में आपको बता दूं 34 न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय में, जिसमें से एक मेन है और बाकी 33 अदर्स हैं, ठीक है। और हाई कोर्ट में क्या होता है, सेम ऐसे ही चीफ जस्टिस होते हैं और स्टेट जज भी होते हैं, लेकिन ये अन्य भी हो सकते हैं। समझो कि एक तरीके से इनकी कितनी संख्या है हर स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। अपील की बात करते हैं। अपील, अंतिम अपील कहाँ की जाती है? उच्च न्यायालय में, इससे ऊपर कोई न्यायालय नहीं है, ठीक है। कोर्ट ऑफ फाइनल अपील, इसके ऊपर कोई न्यायालय नहीं है जहाँ पे अपील किया जा सके। लेकिन हाई कोर्ट में अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट में अगर कोई दिक्कत होती है तो इसके ऊपर एक न्यायालय है जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे जा सकते हैं। और संविधान की व्याख्या की बात करते हैं तो संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय करता है, ठीक है। आगे, और समिति रूप से कर सकता है, यानी कि इसमें देखा जाता है समिति रूप से कर सकता है, यहाँ पे लिमिटेड होता है और यहाँ पे ऐसा होता है, ठीक है। यानी कि कैन ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। कैन इंटरप्रिटेड इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें सारे इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है और इसमें लिमिटेड की बात होती है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन की बात होती है, यानी कि इसमें लिमिटेड होता है हाई कोर्ट में और जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा होता है, ठीक है। आई थिंक ये वाला जो पॉइंट है ना यहाँ पे मिस हो चुका है, तो इस वजह से बाकी मैं कोशिश करूंगा कि जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूं तो उसमें वो चीज़ दे पाऊँ। और बाकी देखिए यहाँ पे लिखा है सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश के लिए न्यायिक निकाय है, जबकि उच्च न्यायालय सिर्फ राज्य के लिए काम करता है। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल जुडिशरी, ठीक है, सॉरी जुडिशरी बॉडी, एंड हाई कोर्ट वर्क एट स्टेट लेवल। ये कौन से लेवल पे काम करती है? स्टेट लेवल पे काम करती है, और जबकि सुप्रीम कोर्ट पूरे लेवल पे काम करती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार का भी मैंने आपको बताया कि एक ऐसा एरिया जहां पर सर्वोच्च न्यायालय काम करती है, ठीक है। तो जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले चीज क्या लिखा हुआ है? पहला, सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार निम्नलिखित है। पहला है मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार का मतलब होता है जो मेन चीज है, क्या? केंद्र तथा राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद हो गया, यानी कि अगर कोई डिस्प्यूट हो गया है सेंटर एंड द स्टेट के बीच में, तो ये इस चीज को सॉल्व करती है। इसी को कहते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन। आगे अगला होता है अपीली क्षेत्राधिकार। अगर कोई भी मुद्दा जो कि उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में सॉल्व नहीं हुआ तो ऊपर जा सकता है, यानी कि अपील किया जा सकता है। इसी को कहते हैं अपीलेट जुरिडिक्शन, ठीक है। अगला है परामर्श क्षेत्राधिकार। परामर्श क्षेत्राधिकार क्या होता है? एडवाइजरी जुरिडिक्शन, यानी कि सलाह देने का भी काम होता है इसमें, ठीक है। अगला है संवैधानिक क्षेत्राधिकार। संवैधानिक क्षेत्राधिकार में क्या होता है? ये संविधान की व्याख्या करता है, उसकी रक्षा करता है, जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन, यानी कि इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सेफ गार्डिंग इट, यानी कि सेफ गार्डिंग करता है। अगला मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम करता है अनुच्छेद आर्टिकल 32 के हिसाब से, यानी कि प्रोटेक्टिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और संविधान की रक्षात्मक यानी रक्षा करने के लिए इसको बनाया गया है और ये सबसे सर्वोच्च होता है, सुनिश्चित करता है। इंश्योरिंग द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी कि गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट। तो सर्वोच्च न्यायालय न्याय तथा संविधान की रक्षा करने के लिए बनाया गया है, तो ये चीज आप समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं 18वें की। 18वां समझते हैं भाई। 18वां क्वेश्चन क्या लिखा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? तो भाई देखो, सबसे पहली बात, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो निष्पक्ष निर्णय नहीं दे सकती। तो पहला है निष्पक्ष न्याय करने के लिए, तो पहला है इंपेरियल जस्टिस, ठीक है। इसके लिए होते हैं ताकि ये एक तरीके से अच्छा न्याय कर पाए, समान न्याय कर पाए। संविधान की रक्षा करती है, इसमें प्रोटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला है सरकारी हस्तक्षेप में मुक्त, यानी कि फ्रीडम फॉर द गवर्नमेंट इंटरप्रिटेशन। कई बार ऐसा होता है कि न्यायपालिका गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को रोक लेती है, लेकिन अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है तो ऐसा तो कर नहीं पाएगी। तो इसी वजह से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया, और ये बात किसमें लिखी गई? संविधान में लिखा गया है कि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त रहती है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम होता है इसके पास, प्रोटेक्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड अगला क्या है कि जन विश्वास बनाए रखना, जनता का विश्वास है। अरे जनहित याचिका न्यायपालिका जाना किस लिए जाता है? इसीलिए तो जाना जाता है कि भाई न्याय देता है, तो ये चीज है। मेंटेनिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड लास्ट क्या है? लोकतंत्र की मजबूती, यानी कि स्ट्रेंथिंग
डेमोक्रेसी, यानी कि एम्पावरिंग ऑफ द स्टेबलाइज डेमोक्रेसी। इसमें देखा जाता है कि लोकतंत्र की मजबूती, क्योंकि एक तरीके से सशक्त और स्थिरता बनाए रखने के लिए चीज जरूरी है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकला है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा तथा न्याय की गारंटी देता है। तो जुरिडिक्शन इंडिपेंडेंस साउल ऑफ डेमोक्रेसी एंड द गारंटी ऑफ द जस्टिस। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं 19वां, न्यायाधीशों को पद से हटाना कैसे हटाया जा सकता है, इसके उपाय बताइए। यानी कि मेजर्स ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस। तो देखिए सबसे पहली बात बता दूं कि न्यायपालिका के जज को हटाना इतना आसान नहीं होता है जितना हम सोच रहे हैं, ये बिल्कुल आसान नहीं होता है। सिर्फ एक ही स्थिति में हटाया जा सकता है, पहला है दुराचार या फिर अक्षमता। यानी कि दुराचार का मतलब होता है मिसकंडक्ट, एंड दूसरा होता है कि इनकैपेसिटी, उसके पास इनकैपेसिटी है तब उसको हटाया जा सकता है। अदरवाइज अगर वो मिसकंडक्ट किया तब हटाया जा सकता है। और हटाने का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है महाभियोग के द्वारा, यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस। ठीक है, महाभियोग क्या होता है? वही प्रोसेस जैसे कानून बनता है ना, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उसी हिसाब से इनका भी है। आगे प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में। ए मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि किसी में भी, इधर मतलब क्या होता है किसी में। आगे जांच समिति इस पे काम करती है, चेक करती है, एंड इंक्वायरी कमेटी वेरीफाई द एलिगेशंस, सारे एलिगेशन को पुष्टि करती है। और फिर उसके बाद 2/3 बहुमत के हिसाब से चीजें पारित होती है। द मोशन मस्ट बी पास्ड बाय 3/2 मेजोरिटी इन बोथ हाउसेस। आगे इसके बाद राष्ट्रपति न्यायाधीशों को पद से हटा सकते हैं, कि राष्ट्रपति अंत में क्या करता है कि देयर आफ्टर द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द जजेस फ्रॉम द ऑफिसेस। तो इस तरीके से हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए होती है। द प्रोसेस प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस एंड द इम्पैरिलिटी ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं, अब छोटे छोटे क्वेश्चन है और बहुत ही जल्दी खत्म होगा। न्यायिक स्वीकृति क्या है? न्यायिक स्वीकृति का मतलब क्या है? जब समझिए सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अगर विधायिका कार्यपालिका अच्छे से काम नहीं करती तो कार्यपालिका जो जुडिशरी है, यानी कि जो न्यायपालिका है, वो अपने काम को अच्छे से निभाएगी और काम करने के लिए बाध्य करेगी उनको, और साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएगी। इसी को कहते हैं जुडिशियल एक्टिविटीज। ये एक्टिविटीज के रूप में काम करती है। सरकार के 2 अंग, विधायिका जो कि कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कि सरकार को चलाती है, अगर अपने काम को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो ऐसे में न्यायपालिका खुद आगे जाकर लोकहित का काम करती है और इसी को न्यायिक स्वीकृति कहते हैं। यानी कि न्यायपालिका अपनी भूमिका अदा करती है, रोल प्ले करती है और 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 उनका काम खुद कर देती है। तो when the organs of government such as the legislature and the executive fail to perform properly or ignore the public issue, the judiciary step in act the public interest. The productive role of the judiciary is called the judiciary activity। यानी कि यही जो हित करने वाली जो बातें हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं जुडिशरी एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। अगला है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है? जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। दूसरा होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन उसको कहते हैं जिसमें जनता खुद जाती है वोट देने के लिए, और इनडायरेक्ट क्या होता है? जिसमें जनता नहीं जाती बल्कि जनता ने जिसको चुन रखा है वो आगे जाके वोट देता है। तो मीनिंग क्या कहता है? स्वयं जनता प्रतिनिधि को चुनती है प्रत्यक्ष वाले में, और इसमें क्या होता है? चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं ये ऊपर जाते हैं वोट देने के लिए। यानी कि पीपल डायरेक्टली चूजेस द रिप्रेजेंटेटिव, एंड इनडायरेक्ट में क्या होता है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चूजेस द अदर, यानी कि जो इलेक्टेड होते हैं वो किसी और को चुनते हैं। उदाहरण की बात करते हैं तो लोकसभा, विधानसभा इसमें आ जाती है, यानी कि लोकसभा स्टेट असेंबली आ जाती है, और इसमें क्या आ जाता है? राष्ट्रपति और राज्यसभा आ जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट और राज्यसभा आ जाता है। भागीदारी की बात कर रहे तो जनता की सीधी भागीदारी होती है, जनता खुद जाती है, और इसमें जनता की भागीदारी सीधी नहीं होती है। तो इसमें डायरेक्टली होती है, इसमें इनडायरेक्टली होती है पार्टिसिपेशन। पारदर्शिता की बात करते हैं तो इसमें डायरेक्ट वाले में हाई होता है क्योंकि व्यक्ति खुद जा रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष में कब कौन कैसे चुना गया किसको क्या पता लग रहा है, इसलिए यहाँ पे पारदर्शिता जो होती है, ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो लो होती है, यानी कि कम होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में महत्व की बात कर लेते हैं। तो लोकतंत्र की नींव है ये, यानी कि फाउंडेशन है,
और इसके साथ साथ अगर मैं अप्रत्यक्ष की बात करूं तो ये प्रशासनिक स्थिरता के लिए उपयोगी है। इसलिए कहा जाता है कि जो मेन जो चुनाव होता है देश का वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, और बाकी राष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव ये अप्रत्यक्ष विधि से हो जाता है। तो इम्पोर्टेंस इन डेमोक्रेसी इनका फाउंडेशन होता है, और इंश्योरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी इनका हो जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, तो ये चीजें हैं। दोनों प्रकार के चुनाव लोकतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, तो बोथ एसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर द डेमोक्रेसी। आगे बात कर लेते हैं 22वां, लोकतंत्र चुनाव एक ही सिक्के के दो पहलू। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जहां पर लोकतंत्र है वहां पे हर एक व्यक्ति के पास अपना एक पावर होता है। किस टाइप का पावर? जनता को चुनने का, सॉरी, जनता के पास से पावर होता है अपने गवर्नमेंट को चुनने का। अब ऐसे में अगर वहां पे चुनाव ना हो तो समझिए जैसे हेड है और टेल नहीं है, तो क्या वो सिक्का चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। टेल है, हेड नहीं है, तो क्या सिक्का चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। इसी प्रकार से अगर लोकतंत्र है और वहां पे चुनाव नहीं है तो ऐसे लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं है। और ऐसे ही अगर चुनाव है और वहां पे लोकतंत्र नहीं है तो ऐसे चुनाव का कोई मतलब नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र और चुनाव दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कि डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन आर टू साइड ऑफ सेम कॉइन्स। पहला है, लोकतंत्र में जनता की सुरक्षिता होती है, बिल्कुल, पीपल आर सुप्रीम इन डेमोक्रेसी। और चुनाव जनता की इच्छा से व्यक्त का एक साधन है, यानी कि इलेक्शन एक्सप्रेस द पीपल विल्स। आगे, चुनाव के बिना लोकतंत्र अधूरा है, यानी कि डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट विदाउट इलेक्शन। ठीक है यानी कि अगर देखा जाए जो चुनाव है बिना लोकतंत्र के अधूरा है, ये बात समझना। चुनाव में जनता सरकार बनाती है और बदलती है, यानी कि चुनाव से जनता सरकार बनाती है और सरकार बदल देती है। इलेक्शन फॉर्म्स एंड द चेंज गवर्नमेंट। ठीक है, आगे, इसमें जवाबदेही तथा पारदर्शिता होती है। बिल्कुल, जब चुनाव होता है तो इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी एंड द ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, इसमें चुनाव नागरिक प्रशासन में भागीदारी करते हैं, यानी कि सिटीजन पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस। यानी कि जहां पर चुनाव होता है वहां पर समझिए जनता पार्टिसिपेट करती है। आगे, सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण और कानूनी रूप से संभव होते हैं, यानी कि पीसफुल एंड द लॉफुल ट्रांसफर ऑफ द लॉ, ये चीजें यहाँ पर होती है। ठीक है चलिए, ये मैंने बता दिया, या फिर जो भी मैंने बोला है वो भी आप लिख दोगे तो भी सही है। आगे बात करते हैं, देखिए क्या लिखा है निष्कर्ष में भी। इसलिए लोकतंत्र और चुनाव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंड इनसेपरेबल। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं सार्वभौमिक व्यक्तिमताधिकार क्या है। ये तो ऐसे ही समझिए, जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर हो चुका है उसको वोट देने का अधिकार, इसी को सार्वभौमिक व्यक्तिमताधिकार कहते हैं। व्हाट इज द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या फिर फ्रेंचाइज इसको कहा जाता है। तो इसका अर्थ है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का जो नागरिक है ये वोट डाल सकता है, और किसी भी भेदभाव से रहित, यानी कि धर्म, जाति, लिंग, संपत्ति के हिसाब से उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नो डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन द रिलीजन, कास्ट, जेंडर एंड प्रॉपर्टी। हर व्यक्ति के पास समान वोट होता है, यानी कि ईच वोट हैज द इक्वल वैल्यू। यह नागरिकों को शासन में भागीदारी के लिए आवश्यक होता है, एंड इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ इन द गवर्नमेंट्स। यह समानता तथा स्वतंत्रता के सिद्धांतों को मजबूत करता है, यानी कि स्ट्रेंथ, इक्वालिटी एंड द लिबर्टी। ठीक है, आगे, भारत में इसे संविधान द्वारा लागू किया गया है, यानी कि इम्प्लीमेंटेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। और सार्वभौमिक व्यक्तिमताधिकार भारतीय लोकतंत्र की एक नींव है, फाउंडेशन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, ये इसमें आ जाती है। आगे बात करते हैं अगला, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, यानी कि व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, सबसे पहले नियम निर्धारित करता है कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, यानी कि प्रोवाइडिंग रूल्स टू गवर्न द कंट्री। अगला है, यह सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, यानी कि रोकने का काम करता है। डिफाइंस पावर्स लिमिटेशन ऑफ द गवर्नमेंट। अगला है अच्छा, सीमाओं को कैसे कर देता है, यानी कि गवर्नमेंट के पास असीमित शक्तियां हैं, तो भाई इसका मतलब थोड़ी ना कि आप कुछ भी यूज करते रहोगे। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट होती है उसको लिमिट लगाने का काम करती है संविधान। ठीक है, आगे, नागरिकों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का निर्धारण करने का काम करती है, यानी कि स्पेसिफाई सिटीजन्स राइट्स एंड ड्यूटीज। समानता, स्वतंत्रता, न्याय की गारंटी देती है, गारंटी इक्वलिटी लिबर्टी एंड द जस्टिस। आगे, देश की एकता, अखंडता, कानून का शासन स्थापित करने में सहायक होती है, यानी कि
एस्टैब्लिश यूनिटी इंटीग्रिटी एंड द रूल्स ऑफ लॉ, ये इसमें आ जाता है। संविधान के बिना शासन में अराजकता फैल सकती है, यानी कि प्रिवेंट चॉइस इन गवर्नमेंट, यानी कि अगर संविधान नहीं रहेगा ना तो समझिए कि देश में अराजकता फैल जाएगी। अराजकता का मतलब एक तरीके से समझिए कि देश में एक ऐसी स्थिति आ जाना जहाँ पे बंदे एक दूसरे से लड़ जाते भिड़ जाते, ऐसी स्थिति आ जाएगी। इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता है। संविधान लोकतंत्र की नींव है जो कि देश को दिशा, स्थिरता, न्याय प्रदान करती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, स्टेबिलिटी एंड द जस्टिस। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। संसदीय कार्यपालिका की कोई 4 विशेषताएं बताइए। देखिए हमारे देश में ना संसदीय कार्यपालिका अपनाई गई है। एक होता है संसदीय कार्यपालिका, एक होता है अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, और एक होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इंग्लिश में बोले तो एक होता है जिसको पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं, दूसरा सेमी प्रेसिडेंशियल कहते हैं, और तीसरा प्रेसिडेंशियल कहते हैं। तो हमने क्या अपना रखा है, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपना रखा है। तो अब इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहला चीज, यहाँ पे जो कार्यपालिका होती है ये द्वैध संरचना होती है। द्वैध संरचना मतलब क्या होता है, एक तरीके से 2 टाइप्स की यहाँ पे एग्जीक्यूटिव होती है। एक राज्यों के लिए, जिसको हम कहते हैं कि एक तरीके से देश के लिए समझो, मतलब समझिए एक तरीके से ऐसे, एक देश के लिए होता है, दूसरा राज्य के लिए होता है। एक स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि हेड ऑफ स्टेट जिसको कहा गया है हेड ऑफ स्टेट, जिसमें देखा जाए तो राष्ट्रपति होता है, और वो सारी शक्तियां किसको दे रखा होता है, प्रधानमंत्री को दे रखा है। यानी कि वास्तविक जो शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। तो हेड ऑफ स्टेट कौन होता है ये होता है प्रेसिडेंट, जो कि किंग के रूप में जाना जाता है। और अगला है कि प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रियल पावर्स होल्डर, इनके पास ही सारी पावर्स होती है जो कि राष्ट्रपति इनको दे रखा होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आ जाता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद, विशेषकर लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। बिल्कुल सही बात है। यह लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है और पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देनी पड़ती है। मैंने बताया ना, नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन, अगर ये चीज पारित हो गया तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर किसी एक पे इल्जाम लगाया जाए, नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन लगाया जाए, तो पूरे इंटायर को रिजाइन देना पड़ जाएगा। आगे संसद के प्रति ये जवाबदेह होते हैं, यानी कि अकाउंटेबिलिटी टू पार्लियामेंट। ठीक है, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन रिव्यूड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि सभी कार्यपालिका के सभी कार्यों की एक तरीके से समीक्षा करती है, जांच पड़ताल करती है, जिसमें प्रश्नकाल होता है, मोशन होता है, डिबेट्स होता है, डिबेट्स होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल, यानी कि संसद के प्रश्नकाल और बहस का माध्यम, सरकार का उत्तर देना, ये सब चीज इसमें आ जाता है। और एक लास्ट होता है प्रधानमंत्री की प्रधानता, मतलब क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर्स लीडरशिप। इसमें जो मेन बंदा होता है, सबसे मेन तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए, रियल में देखा जाए तो ये होता है अपना पीएम ही होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, जो मेन होता है वो राष्ट्रपति, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो प्रधानमंत्री होता है। वही मंत्रिपरिषद का नेता भी होता है, नीति निर्धारण भी करता है, और संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है। यानी कि पीएम इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, लीडर ऑफ द काउंसिल, सेंटर ऑफ पॉलिसी मेकिंग, रिप्रेजेंटेटिव इन पार्लियामेंट। ये जितनी भी चीजें होती है इस चीज का लीडरशिप करता है। यानी कि ऑल ओवर अगर देखा जाए तो संसदीय कार्यपालिका बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें लोकसभा राज्यसभा होता है, सबके अलग अलग काम होते हैं, सबके अलग अलग ड्यूटीज होते हैं। उस ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो उसके खिलाफ भी नियम कानून बनाए गए हैं, उस हिसाब से एक्शन लिया जाता है। तो ये सब हिसाब से सारी चीजें हैं। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये 25 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, और किसी को नोट चाहिए तो आप मुझे 7011912793 पर मैसेज करके ले सकते हैं। तो या फिर आप इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे भी आप मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए किसी भी प्रकार का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत है तो जरूर बोलिएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइए। प्रयास मेरी पूरी थी कि अच्छे समझ में आए। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।